हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ बाबा का ढाबा केस। टाइटल देख के आपको शायद लग रहा होगा कुछ ना कुछ मसाला मिलेगा वीडियो के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूँ इस केस में कौन सही था कौन गलत था। पैसा सही में इस इंसान के पास आया था सारा का सारा, सारा पैसा इन्होंने डोनेट करा था नहीं करा था, वगैरह वगैरह। नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करने वाले। क्यों? अभी तक मेरी सीबीआई की जॉइनिंग डेट नहीं आई है। जिस दिन आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा और आपको बता दूंगा कि कौन सही था कौन गलत था। अभी के लिए इन सब चीज़ों में डाइव इनटू नहीं करने वाले। आई विल ओनली टच द टैक्सेबिलिटी पार्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, एज्यूमिंग दैट एवरीथिंग वॉज जेन्युइन। सारा का सारा पैसा इस इंसान ने रिसीव करा था और उसके बाद सारा ही पैसा डोनेट भी कर दिया था। इसी एजम्पशन पे हम देखने वाले हैं कि टैक्सेबिलिटी क्या निकल के आएगी इस केस में। जस्ट बिकॉज इस इंसान ने सारा पैसा रिसीव कर लिया था, कहीं ये भी इंसान लाइबल तो नहीं हो जाता टू पे इनकम टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट? बिकॉज एसएससी तो ये भी है, दोनों डिफरेंट एसएससीज हैं। पहले पैसा इनके पास आया फिर सारा पैसा इनके पास चले गया, क्या दोनों को इनकम टैक्स देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट पे? दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन टुडेज वीडियो। और ये सारी डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? कि हमें गॉसिप चाहिए थोड़ा इधर उधर का? नहीं, मैं आपको एक सीए फाइनल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ ऑफ इनकम टैक्स। एंड हमेशा की तरह मैं आपको जो बोलता हूँ, जब भी आप कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स समझने में मज़ा भी आने वाला है और लर्न करने में आसानी भी होने वाली है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वो जो मैं आपको चीज़ बोलता रहता हूँ, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, मज़े लेके पढ़िए, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ना पढ़िए, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप इंश्योर हो जाती हैं। तो मैं आपको 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ गोइंग टू बी बाबा का ढाबा डोनेशन वाला केस। इसमें टैक्सेबिलिटी देखेंगे। देन आई गिव यू 2 मोर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, जो कि पढ़ के आपको मज़ा भी आएगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एंड वंस दे फिट इनटू योर माइंड, मैं आपको जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस लॉस दिखाने वाला हूँ आज ही वाली क्लास में, वो सारे के सारे आपको इतने ईजी लगेंगे कि आप आसानी से आंसर दे पाएंगे हर केस में। तो डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले बाबा का ढाबा डोनेशन वाला केस, उसके बाद 2 और केसेस हम देखने वाले हैं। दूसरा केस होगा एम्प्लॉय वाला केस। क्या केस है? लेटेस्ट से आप अपने एम्प्लॉयर से पैसा नहीं लेते, डायरेक्टली रिसीव नहीं करते। मान लीजिए मेरी महीने की 3 लाख रुपए की इनकम है, मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलता हूँ 3 लाख में से मुझे 3 लाख के 3 लाख मत देना। अभी अभी मैंने एक घर खरीदा था जिसकी महीने की 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती है, तो 2 लाख रुपए सीधा तुम बिल्डर के पास पहुंचा देना। तो क्या उस केस में वो जो 2 लाख रुपए मैंने सीधा बिल्डर तक पहुंचा दिया, अपने पास रिसीव ही नहीं करे, क्या मेरी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी टोटल 3 लाख पे बनेगी या फिर सिर्फ 1 लाख पे बनेगी या फिर इस रिमाइंडर 2 लाख पे बनेगी? वो भी एक क्वेश्चन उठ के आता है। एंड लास्टली थर्ड हम इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाले हैं, कंसल्टेंसी बाय टू फ्रेंड्स। लेटेस्ट से आप और मैं क्या करते हैं, किसी इंसान को टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं। आपको टैक्स कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट मिला है, लेटेस्ट से 10 लाख रुपए का मिला है, और उसमें फर्दर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं मुझसे बैकएंड में किसी ना किसी टॉपिक पे। तो आप कहते हैं सर ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट मिला है, पैसे तो मैं छोड़ने नहीं वाला, काम भी कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा इस प्रोजेक्ट में। आई गिव यू एन ऑनरेरियम अमाउंट, और मैं एग्री कर जाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में लेटेस्ट से हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है दैट आप पूरी कंसिडरेशन का 5% मुझे दे देंगे जस्ट एज एन ऑनरेरियम। और मैं वैसे तो उसको मना कर देता हूँ, लेकिन आप फिर भी इंसिस्ट करके दे देते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पूरी कंसिडरेशन आपने जो क्लाइंट से रिसीव करी होगी, जिसमें से 5% आपने मुझे दिया है, वो 5% भी क्या आपके हाथ में टैक्स होगा या फिर सिर्फ मेरे हाथ में टैक्स होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। कौन आंसर करेगा? इनकम टैक्स एक्ट एंड द रेलेवेंट केस लॉज वो हमारे लिए आंसर करेंगे। तो आज वीडियो में उस चीज़ को देखना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए, बाबा का ढाबा डोनेशन वाला केस। अब यहाँ पे एज्यूमिंग एवरीथिंग वॉज जेन्युइन, सारी चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से सही तरीके से हुई थी, तो उस केस में एक्चुअली पब्लिक में अपील क्या करी गई थी? एक इंसान ने बोला कि मुझे एक नीडी इंसान मिला है जिनके लिए मैं फंड्स इकट्ठा कर रहा हूँ, क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ। आप सारे के सारे लोग मेरे अकाउंट में पैसा डालिए, छोटा छोटा जितना भी पैसा डालना चाहते हैं, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं, वो पैसा पूल होगा, और जैसे ही पूल हो जाएगा मैं सारा का सारा पैसा किनको दे दूंगा? इस इंसान को दे दूंगा। एंड दैट इज वॉट वी आर एज्यूमिंग दैट वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में हुआ था। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था, लेटेस्ट से 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो 50 के 50 लाख रुपए क्या इस इंसान के हाथ में टैक्स होंगे, इसके हाथ में टैक्स होंगे, या फिर दोनों के हाथ में टैक्स होंगे? तो जब भी इस चीज़ को आपको आंसर करना हो, हमेशा अपने आप से पूछिए कि ये इनकम किस इंसान की बनी है। क्या ये 50 लाख रुपए जो इस इंसान के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, माना इस इंसान के अकाउंट में आ गए, क्या ऑटोमेटिकली इनकम बन जाते हैं इसकी? नहीं, हो सकता है इसी का पैसा हो या फिर किसी और के बिहाफ पे इसने रिसीव करा हो। तो अपने आप से पूछिए, क्या इस 50 लाख रुपए को ये इंसान अपनी इनकम बोल सकता है? जब भी आप सोचेंगे इस बारे में, आपके दिमाग में सीधा आंसर निकल के आएगा, नहीं बोल सकता। क्यों? दिस पर्सन इज ऑब्लिगेटेड टू मूव दैट मनी फ्रॉम हिज अकाउंट टू दिस पर्सन अकाउंट। इस इंसान को देना इसकी ऑब्लिगेशन है, चॉइस नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर चॉइस क्यों नहीं है, इसके अकाउंट में एक बार पैसा आ गया तो इसकी मर्जी है, जितना भी देना चाहे उतना दे। नहीं, मर्जी नहीं है। याद करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872, वो भी आपको सीए कोर्स में पढ़ाया गया है
क्या उसमें आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी थी, ओरल कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी चीज़ होती है? बिल्कुल होती है। एंड इज इट लीगली बाइंडिंग? इज इट एनफोर्सेबल इन लॉ? इट डेफिनेटली इज। तो अगर आपने किसी को भी पब्लिक में जाके यूट्यूब पे लेटेस्ट से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने प्रॉमिस कर रखा है कि आप पैसा मुझे दीजिए, मैं अपने लिए कलेक्ट नहीं कर रहा, आप जितना भी पैसा दे रहे होंगे दैट विल बी फॉर दिस पर्सन, मेरे बस अकाउंट में आएगा, उसके बाद सारा पैसा इस इंसान को दिया जाएगा, तो यू आर नॉट जस्ट मॉरली, यू आर ऑल्सो लीगली ऑब्लिगेटेड टू ट्रांसफर दैट मनी टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर कोई भी लीगल या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से आपका वो पैसा हो ही नहीं सकता, आपके पास आ तो गया है अकाउंट में लेकिन वो आपका है ही नहीं, आपको दूसरे इंसान को देना ही पड़ेगा, क्या वो आपकी इनकम बोली जा सकती है? नहीं बोली जा सकती। और अगर आपकी इनकम बोली ही नहीं जा सकती वो, तो क्या आपके हाथ में टैक्स होने वाली है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है उसका टैक्स कलेक्ट करने के लिए? कभी नहीं पकड़ सकता। दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमने देखा इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे होगा क्या प्रैक्टिकली, अगर सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, जितना भी पैसा ये इंसान रिसीव करेगा इनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी इनकम की तरह टैक्स हो जाएगा, नहीं टैक्स होने वाला, प्रोवाइडेड सारा का सारा पैसा यहाँ पे दे दिया जाए। और जैसे ही पैसा यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके बाद आप मुझे बताइए कौन सा सेक्शन लगने वाला है जिसके अंडर इस इंसान के हाथ में वो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है सीए इंटर स्टूडेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट्स या फिर जो भी टैक्सेशन बढ़ रहा है, आप बताइए कौन सा सेक्शन को यूटिलाइज करके इस पर्टिकुलर इंसान के हाथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कर देगा उस पर्टिकुलर अमाउंट को, और सारा का सारा टैक्स इस इंसान को देना पड़ेगा उस अमाउंट पे। तो वो चीज़ आप बताएंगे मुझे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस विच इज़ द एम्प्लॉय केस। मैंने आपको क्या बताया था, एक एम्प्लॉय के दिमाग में खुराफात आई कि 3 लाख रुपये यार महीने का मेरे हाथ में टैक्स होता है, क्या इसका कुछ हिस्सा मैं टैक्स होने से बचा सकता हूँ? तो उसने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी थी जिसकी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देनी थी, महीने की इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं 2-2 लाख रुपए। तो अपने एम्प्लॉयर को बोलता हूँ पूरे 3 लाख रुपए मुझे मत देना, मेरे अकाउंट में बस 1 लाख रुपए आने देना, और जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए हैं मेरी सैलरी के वो सीधा इस बिल्डर तक पहुँचा देना। जिस बिल्डर को पेमेंट करनी किसकी ऑब्लिगेशन है? मेरी ऑब्लिगेशन है। तो मैंने एम्प्लॉयर को बोल दिया है मुझे तो कितने देना, 1 लाख, 2 लाख रुपए सीधा इस इंसान के पास पहुंचा देना। अगेन इस इंसान को क्या लग रहा है, जितना पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है वो आपकी इनकम बन जाती है। लेकिन क्या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन ऐसा बोलता है? नहीं। सरकार को पता है लोग ऐसे लूप होल्स निकाल लेंगे अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो कि मैं इनकम टैक्स का आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपको देखना है कि ये जो इनकम डाइवर्ट करी गई है, 3 लाख रुपए इसको रिसीव करने चाहिए थे, इसने 2 लाख रुपए बोल दिया है मुझे मत देना, सीधा इस इंसान को देना। क्या ये बस एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो रही है बाय मिस्टर बी, और इज इट डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल? समझ कैसे आएगा? दोनों ही केसेस में टैक्सेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है, तो आपको समझ कैसे आएगा कि दोनों में से कौन सा केस यहाँ पे लग रहा है? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो 2 लाख रुपए इस इंसान को नहीं मिले और ए ने सीधा सी को दे दिए, क्या इसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर लीगल ऑब्लिगेशन थी ये 2 लाख रुपए सी तक पहुंचाने की? क्या बी वो 2 लाख रुपए रिसीव कर सकता था, वो लीगली इंटाइटल्ड था उस चीज़ के लिए? ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, प्रैक्टिकली अपने आप से पूछ के देखते हैं। अभी जो 3 लाख रुपए की सैलरी मिस्टर बी की बनती थी, मिस्टर बी की इंस्ट्रक्शंस पे, इसके कमांड पे सी को दे दिए गए थे 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए। अगर बी मना करता कि नहीं 2 लाख रुपए इसको मत दो मुझे दो, क्या ए को देने पड़ते? बी को बिल्कुल देने पड़ते। तो मोटे मोटे तौर पे ये 2 लाख रुपए जो सी को भी दिए गए हैं, ये किसके कमांड्स पे मूव कर रहे हैं? मिस्टर बी के कमांड्स पे। क्या इसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी कि आपको सी को ही पैसा देना पड़ेगा, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी पैसा दिया गया था 2 लाख रुपए का, इट विल जस्ट बी एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सरकार कह रही है मोटे मोटे तौर पे भाई साहब ये आपका ही पैसा है, टोटल 3 लाख रुपए आपके ही हैं, इसमें से 2 लाख रुपए आपने अप्लाई करने के लिए बोल दिया ए को कि मुझे मत दो, सीधा मुझे जहाँ पे खर्चा करना था वहाँ पे अप्लाई कर दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई करवाओ, हम कुछ मना नहीं कर रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट इट, बट आपको पूरे 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? यू कैन कॉल द होल 3 lakhs टू बी योर इनकम। दिस इज़ द टेस्ट लगा के देख लीजिए, सारे ही केसेस में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बाबा का ढाबा वाला केस, उसमें मैंने वो जो आपको बोला था, ये वाला जो इंसान था, ये इंसान क्या इस अमाउंट को 50 लाख रुपए को अपनी इनकम बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि ये लीगली ऑब्लिगेटेड था, वो सारा का सारा पैसा इस इंसान को यहाँ तक पहुँचाना ही पड़ता। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, इस इंसान की इनकम की तरह ये पैसा टैक्स नहीं हो सकता। इस केस की जब हम बात कर रहे हैं, दूसरे केस की एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाली केस में, इसमें अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, मिस्टर बी जो है ये लीगली इंटाइटल्ड बन गए थे पूरे के पूरे 3 लाख रिसीव करने के, और यहाँ पे जो पैसा पहुँचाया गया है सी तक 2 लाख रुपये फ्रॉम मिस्टर ए,
दिस वॉज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, बस मिस्टर बी के कमांड्स पे पहुंचा दिया गया क्योंकि मिस्टर बी ओनर थे पूरे 3 लाख रुपए के। ये उसकी जैसी एप्लीकेशन बोलेंगे मिस्टर ए उसको वैसे अप्लाई कर देगा, इसको देने की जगह इसको दे देगा। इसको क्या फर्क पड़ रहा है, इसको 3 लाख का खर्चा करना था इसने कर दिया, इसको 3 लाख रिसीव करने थे या तो खुद रिसीव कर लिए या फिर अपने बिहाफ पे किसी और इंसान को रिसीव करवा दिए। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इसको क्या बोला जाएगा, ये पैसा 2 लाख यहाँ तक नहीं पहुंचा, बट इट इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय मिस्टर बी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होगा क्या, ये 2 लाख रुपए भी मिस्टर बी के हाथ में टैक्स होंगे। तो एक बार पैसे का फ्लो देख लीजिए कैसे हुआ। सबसे पहले मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए दिए होंगे बी को, इनके हाथ में बिल्कुल टैक्स होने वाले हैं। और मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए दिए होंगे सी को, ये 2 लाख रुपए बी के हाथ में भी टैक्स होंगे और सी के हाथ में भी टैक्स होंगे। सेम पैसा 2 लाख रुपए बी के हाथ में भी टैक्स हो रहा है और सी के हाथ में भी टैक्स हो रहा है। क्यों, बी के हाथ में टैक्स हो रहा है उनकी सैलरी इनकम की तरह, और सी के हाथ में क्यों टैक्स हो रहा है, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट डेवलपर था इसने प्रॉपर्टी बेची थी, इनकी बिजनेस इनकम थी जो कि इनको रिसीव हो रही थी। नॉर्मली चेन में होना क्या चाहिए था, 2 लाख रुपए पहले इस इंसान के पास आते, मतलब टोटल 3 लाख में 2 लाख इंक्लूडेड, और उसके बाद उस 3 लाख में से 2 लाख रुपए इस इंसान के पास आते। दोनों डिफरेंट एसेसीज थे, दोनों की डिफरेंट एक्सपेंसेस थे, डिफरेंट इनकम्स थी। तो वो 3 लाख रुपए पहले इसके हाथ में टैक्स होते, 2 लाख इसके हाथ में टैक्स होते। अभी भी वो ही होने वाला है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपने 2 लाख रुपए में गोची कर दी है, खुद ना रिसीव करके सीधा इस इंसान को रिसीव करवा दिया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। नाउ एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पे आपको क्या आती दिखेगी, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, जिस केस में मिडिल मैन के हाथ में कोई भी टैक्सेशन नहीं होने वाली उस पैसे की जिसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। तो देखिए उस पर्टिकुलर एग्जांपल को मैंने आपको बताया था, कंसल्टेंसी बाय 2 फ्रेंड्स। लेटेस्ट से आप और मैं, आप किसी इंसान से कोई भी कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट ले लेते हैं जिसमें आपको कंसिडरेशन मिलने वाली है, आप कंसल्टेंसी देने वाले हैं, बीच में कहीं पे आप अटक जाते हैं और मेरी हेल्प ले लेते हैं और आप इंसिस्ट करते हैं कि सर इसमें मैं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देना चाहूँगा, और लेटेस्ट से आप मुझे 5% कंसिडरेशन दे देते हैं। वैसे मैं करता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, कभी आपको लग रहा हो एग्जाम्पल की तरह मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता, लेकिन स्टिल लेटेस्ट से ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या निकल के आएगी, दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब हम दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं लीगल लेटेस्ट से एक एग्रीमेंट था, लीगल ऑब्लिगेशन थी। आप ग्रेचुइटस अमाउंट नहीं दे रहे थे अपनी इच्छा से, हमारे बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन थी दैट वॉट एवर कंसिडरेशन यू एग्री टू गिव दिस कंसल्टेंसी एट, उसका 95% ऑफ द कंसिडरेशन वो आपका होगा, 5% मेरा होगा। हमारे बीच में रिटन या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट था। अब उस केस में लेटेस्ट से 10 लाख रुपए की कंसिडरेशन आपके पास आई थी। 10 लाख में से आप क्या करने वाले थे, 10 लाख जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिए थे, आप 9.5 लाख रुपए अपने पास रखने वाले थे और 50,000 रुपये मुझे देने वाले थे। क्यों, 5% कंसिडरेशन मेरा हिस्सा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि ये जो 9.5 लाख रुपए आप अपने पास रखने वाले हैं और 50,000 रुपये मुझे देने वाले हैं, टोटल रिसीट आपके अकाउंट में कितने की दिखेगी, 10 लाख की। क्या आपके हाथ में 10 लाख रुपए टैक्स हो जाने चाहिए? अगेन अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये आपकी इनकम कहलाई जा सकती है टोटल 10 लाख रुपए? नहीं। क्यों? यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड कि इसमें से 50,000 रुपये आपको इस इंसान को देने ही पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अपनी इच्छा से नहीं दे रहे, इट इज़ पेंड इन दी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिस्कस कर रखा है उस चीज़ को। तो अगर आपकी ऑब्लिगेशन थी तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो भी पैसा इस इंसान को देना ही पड़ेगा, वो आपके हाथ में क्या टैक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बेशक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए हों, ये 50,000 रुपये इस इंसान को दे देगा, टैक्सेबिलिटी क्या निकल के आएगी? 9.5 लाख इस इंसान के हाथ में और 50,000 रुपये इस इंसान के हाथ में। अब इसको नहीं बोला जाता डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइवर्जन एज सच नहीं हुई। डाइवर्जन किस केस में बोला जाता? जब मान लीजिए मिस्टर बी क्या बोल देता मिस्टर ए को, भाई साहब आप मुझे 9.5 लाख रुपए ही देना और सीधा 50,000 रुपये यहाँ पे पहुँचा देना। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल सकता है तुमने तो खर्चा करा है, ये तो 50,000 रुपये भी तुम्हारी ही इनकम थी, तुमने डाइवर्ट कर दी, जस्ट लाइक दैट एम्प्लॉई। जो मैंने एम्प्लॉई वाला आपको एग्जांपल दिखाया था, 3 लाख रिसीव करने थे, 2 लाख सीधा यहाँ पे पहुँचवा दिए कुदवा के, ताकि हो क्या वो 2 लाख रुपये आपके हाथ में टैक्स ना हो, और सरकार ने उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोल के टैक्स करवा दिया था मिस्टर बी के हाथ में। क्या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा अगर यहाँ पे भी डाइवर्जन हो जाती है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पाएगा। क्यों? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो डाइवर्जन हुई थी 50,000 रुपये की, इट वॉज बाय ओवरराइडिंग टाइटल। ओवरराइडिंग टाइटल का मतलब क्या होता है? इस इंसान का टाइटल है उस पर्टिकुलर 50,000 रुपये पे और ओवरराइड कर देता है वो आपके टाइटल को ऑन दैट 50,000। मतलब टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप की बात होती है। अगर 10 लाख की बात करी जाए, उस 10 लाख में 9.5 लाख की आपकी ओनरशिप थी और 50,000 की इसकी ओनरशिप थी। क्यों? आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा हुआ है। ना तो ये इंसान बोल सकता है मेरा 9.5 लाख में 1 रुपये का भी शेयर है, ना इसके 50,000 में आप बोल सकते हैं आपका 1 रुपये का भी शेयर है।
तो अब यहाँ पे पैसा अगर कुछ ना कुछ ऐसे सीधा 50,000 पहुँचा भी दिया गया है, इट विल बी कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम, बट बाय ओवर राइडिंग टाइटल एज द रिजल्ट ऑफ दिस इट विल नॉट बी टैक्सड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। तो 3 कॉन्सेप्ट्स देखे हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में, 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे जहां पे टैक्सेबिलिटी को हमने डिस्कस करा, ताकि मोटे मोटे तौर पे आपके दिमाग में बैठ जाए कि इन पर्टिकुलर केसेस में टैक्सेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। छोटा सा तरीका है, बस अपने आप से पूछिए ये इनकम किस इंसान की बोली जा सकती है, जिसकी भी एक्चुअली इनकम बोली जा सकती है उसके हाथ में पैसा टैक्स होगा। ये मत सोचिएगा किसके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ था, किसके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ था। इस पर्टिकुलर तरीके से आप हर केस में बता पाएंगे टैक्सेबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। अब इसके बाद मैं आपको स्ट्रेट अवे डाइव इनटू करवाने वाला हूं इनटू द डिटेल्ड केस लॉज विच आर अ पार्ट ऑफ योर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर। वो सारे तो देख ही लेंगे, बट मेरा एक छोटा सा होमवर्क है आप सबके लिए, टू जस्ट टेस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है या फिर नहीं आया है। मैं अगेन आपको एक चीज़ इनफैक्ट चार्ट से ही दिखा देता हूँ और आपसे पूछता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पे मिस्टर सी, लेटेस्ट से यहाँ पे मिस्टर सी नहीं है, यहाँ पे है अमेजॉन। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे अमेजॉन है, यहाँ पे लेटेस्ट से मैं हूँ, और यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट आप। आपको लेटेस्ट से कोई ना कोई फ़ोन लेना था, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, जितने का भी आप फ़ोन लेना चाहते हैं वो आपको फ़ोन लेना था। लेकिन आपको जो फ़ोन लेना था वो अमेज़ॉन से, आपको दिख रहा था कि यार मैं अपने कार्ड से लूँगा तो मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। सर के पास कोई ना कोई कार्ड है लेटेस्ट से किसी भी बैंक अकाउंट का जिस पे 10% डिस्काउंट आज के टाइम पे चल रहा है। ऐसा काफ़ी बार होता है, 8-10 बैंक्स है जिनमें ये डिस्काउंट स्कीम्स घूमते रहती हैं, कभी किसी बैंक अकाउंट पे आती है, कभी किसी पे आती है। बाई चांस आपको जो फ़ोन लेना था आपके डेबिट कार्ड पे वो स्कीम नहीं चल रही थी, मेरे डेबिट कार्ड पे चल रही थी, तो आपने मुझे बोला कि सर एक छोटा सा काम करता हूँ कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ सारे के सारे, 50,000 रुपये माइनस 10% डिस्काउंट, तो 45,000 रुपीज़ मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपके अकाउंट में। आप प्लीज़ वो 45,000 रुपीज़ यूटिलाइज़ करके अमेज़ॉन को पेमेंट कर दीजिए और फ़ोन मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस पे भिजवा दीजिए, बिलिंग एड्रेस भी मेरा रखिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मुझे 45,000 रुपीज़ दिए और वही 45,000 रुपीज़ से मैंने पेमेंट करके अमेज़ॉन से आपके लिए फ़ोन खरीद लिया। मुझे एक छोटी सी चीज़ बता दीजिए, ये जो 45,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट पर रिसीव हुए हैं, क्या ये मेरे हाथ में टैक्स होंगे या फिर नहीं होंगे? दैट इज़ अबाउट इट। इस चीज़ का आंसर दीजिएगा, मुझे समझ आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है या फिर नहीं आया है। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझते रहेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।